एक मिनट के लिए सोचिए। आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्थिक गुरुओं का ज्ञान है। आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा, कौन सी कंपनी अगली बड़ी चीज बनेगी और कब खरीदना है, कब बेचना है। आपके पास बिल्कुल सटीक डेटा है। अब कल्पना कीजिए कि एक और व्यक्ति है जो इनमें से कुछ भी नहीं जानता। उसके पास बस एक साधारण बचत खाता है और वह हर महीने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा उस खाते में डाल देता है, बिना कभी परेशान हुए, बिना किसी टिप का इंतजार किए। 30 साल बाद जब आप अपनी सारी जटिल रणनीतियों और डेटा के बावजूद थक हार कर किनारे बैठते हैं, तो वह साधारण व्यक्ति आपसे कहीं ज्यादा अमीर बन जाता है। क्या यह कोई जादू है? क्या यह किस्मत का खेल है? नहीं, यह है पैसे का मनोविज्ञान। यह कहानी इस बारे में नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। यह कहानी इस बारे में है कि पैसा आपके दिमाग में कैसे काम करता है। ये कहानी आपकी, हमारी, हाय हर उस इंसान की है जिसने कभी अमीर बनने का सपना देखा, लेकिन अनजाने में अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पैसे के साथ हमारे रिश्ते की उस परत को उधेड़ने जा रहे हैं जिसे बड़े बड़े फाइनेंस गुरु अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा अहंकार और हमारी अनिश्चितताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान जंक्शन पर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप भी कर दें, ताकि हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। यह कहानी है रोनाल्ड रीड की। जब रोनाल्ड की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार में कोई बड़ा फाइनेंसर नहीं आया, कोई अखबारों में सुर्खियां उस नहीं बनी। वह एक साधारण पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल एक स्टोर में फर्श साफ करने में गुजारे थे। लेकिन जब उनके वसीयतनामे को खोला गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। रोनाल्ड रीड $8 मिलियन, लगभग 65 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति छोड़ गए थे। अब जरा सोचिए, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट जो कभी स्कूल में नहीं गया, जिसने कभी कोई बड़ी नौकरी नहीं की, जिसने कोई लॉटरी नहीं जीती, वह इतना अमीर कैसे हो सकता है? क्या उसने कोई गुप्त निवेश योजना बनाई थी? नहीं, उसका रहस्य बहुत ही बोरिंग था, बचत और धैर्य। रोनाल्ड बहुत साधारण इंसान थे। जब भी उनके पास थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा आता, वह उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में डाल देते और उसे भूल जाते। वह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते थे। वह अपनी बचत को वर्षों, दशकों तक बिना छेड़े छोड़ देते थे। उनका $8 मिलियन का खजाना किसी रातों रात अमीर बनने की योजना का परिणाम नहीं था। यह कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज के जादू का परिणाम था, जिसके पीछे रोनाल्ड के अटूट धैर्य और मानसिक शांति की मनोविज्ञान काम कर रही थी। हमने रोनाल्ड रीड की कहानी से यह तो सीख लिया कि धैर्य और कंपाउंडिंग ही दौलत का सबसे बड़ा इंजन है। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। आप कब रुकेंगे? कब आप खुद से कहेंगे, बस इतना काफी है? यह सवाल जितना सीधा लगता है, पैसे के मनोविज्ञान में यह सबसे घातक जाल है। हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि हम हमेशा और अधिक चाहते हैं। एक नई कार मिली, अब उससे बेहतर एसयूवी चाहिए। 1 मिलियन कमा लिए, अब 10 मिलियन का लक्ष्य है। यह महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन जब यह लालच में बदल जाती है तो ये आपकी दौलत और आपकी मानसिक शांति दोनों को निगल जाती है। यह कहानी है एक बहुत ही अमीर और सफल व्यापारी की। मान लीजिए उसका नाम मिस्टर अरोड़ा है। मिस्टर अरोड़ा ने अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। उनके पास बेहतरीन घर, डिजाइनर कपड़े और एक शानदार जीवन शैली थी। लेकिन मिस्टर अरोड़ा की समस्या यह थी कि वह कभी रुकते नहीं थे। उनका सारा समय और ऊर्जा बस इस बात में लगी रहती थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी मिस्टर गुप्ता से एक कदम आगे कैसे रहें। मिस्टर गुप्ता ने एक नई फैक्ट्री लगाई, मिस्टर अरोड़ा 2 लगाएंगे। मिस्टर गुप्ता ने नया स्टॉक खरीदा, मिस्टर अरोड़ा दुगना खरीदेंगे। एक शाम मिस्टर अरोड़ा शहर के सबसे महंगे रेस्तरां में अकेले बैठे थे। उनके बगल की मेज पर एक मछुआरा और उसका बेटा सादा खाना खा रहे थे।
मछुआरे ने आराम से खाना खाया, बेटे से हंसते हुए बात की और रात 8 बजे अपनी दुकान बंद करके बिना किसी तनाव के घर चला गया। मिस्टर अरोड़ा को लगा कि वह इस मछुआरे को एक स्मार्ट सलाह दें। वह उसके पास गए और कहा, अरे भाई, तुम इतने जल्दी अपनी दुकान क्यों बंद कर देते हो? तुम अगर पूरी रात काम करो तो और ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हो। फिर तुम बड़ा जाल खरीद सकते हो, एक नाव खरीद सकते हो और फिर एक पूरा बेड़ा। तुम मछली पकड़ने की कंपनी शुरू कर सकते हो और कुछ ही सालों में तुम मेरी तरह अमीर हो जाओगे। मछुआरे ने शांति से मिस्टर अरोड़ा की ओर देखा और पूछा, ठीक है सेठ हाय से क्रिक सेठ जी, लेकिन जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? मिस्टर अरोड़ा ने हंसते हुए कहा, तब तुम आजाद हो जाओगे, तुम आराम कर पाओगे, तुम अपने परिवार के साथ शाम को समय बिता पाओगे बिना किसी चिंता के। तुम 8 बजे अपना काम बंद करके अपने घर जा सकोगे। यह सुनकर मछुआरे के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो अभी भी वही कर रहा हूं, लालायक। इस छोटी सी कहानी में पैसों के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सबक छिपा है, लालच, ग्रीड। आपको वह चीज हासिल करने के लिए मजबूर करता है जो आपके पास पहले से ही है, लेकिन जिसकी कीमत आप चुकाने को तैयार नहीं होते। मिस्टर अरोड़ा की दौलत इतनी थी कि वह कई पीढ़ियों तक आराम से बैठ सकते थे, लेकिन वह पर्याप्त की सीमा को नहीं जानते थे। वह लगातार यह सोचकर जोखिम लेते रहे कि उन्हें और अधिक चाहिए, जबकि उनके पास जो था वह उनके जीवन के अंतिम लक्ष्य, आराम, परिवार के साथ समय, शांति को तुरंत पूरा कर सकता था। लालच के कारण वह बड़े अनावश्यक जोखिम लेते हैं और एक दिन एक बड़ा जोखिम उन्हें वापस उसी जगह पर ला सकता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, या उससे भी बदतर। इसलिए पैसे के खेल में सफलता का पहला नियम ज्ञान नहीं है, न ही बाजार की समझ। यह है अपनी सीमाएं जानना। यह जानना कि आपके लिए कितना काफी है और फिर उस सीमा को पार करने वाले जोखिमों से दूर रहना। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि रुकना कहां है, तो आप हर उस चीज को जोखिम में डाल देंगे जो आपके पास पहले से है, सिर्फ उस चीज के लिए जो आपको शायद जरूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक सबक, दौलत का सबसे बड़ा संरक्षक आपकी तर्कसंगतता नहीं, बल्कि आपकी संयम की क्षमता है। जब आप पर्याप्त की परिभाषा तय कर लेते हैं तो बाजार के ऊंचे नीचे होने पर आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है। हमने जान लिया कि हमें लालच की सीमा कहां खींचनी है, लेकिन क्या हम हमेशा उस सीमा के अंदर ही रहते हैं? दुर्भाग्य से नहीं, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं चलता। अगला अध्याय है उन दो अदृश्य ताकतों का, भाग्य और जोखिम, जो हमारे वित्तीय जीवन को किसी भी कैलकुलेटर से कहीं ज्यादा प्रभावित करती हैं। आइए दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक बिल गेट्स आदिकाजाइश की कहानी पर एक छोटा सा नजर डालते हैं। बिल गेट्स एक असाधारण प्रतिभा थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बिल गेट्स हाई स्कूल में थे तो उनके स्कूल के पास एक ऐसी चीज थी जो उस समय अमेरिका के सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध थी। वह थी एक $16,000 की टाइम शेयरिंग कंप्यूटर टर्मिनल। उस समय 1968 में अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास भी ऐसा हाईटेक उपकरण नहीं था। गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन को उस मशीन पर प्रोग्रामिंग में घंटों बिताने का मौका मिला। उन्हें वह मौका मिला जो उनकी पीढ़ी के 99.9% बच्चों को नहीं मिला। अगर गेट्स किसी साधारण स्कूल में होते जहां कंप्यूटर लैब नहीं होती, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट की कहानी वैसी ही होती? शायद नहीं। यह उनकी मेहनत या उनकी स्मार्टनेस नहीं थी, यह था भाग्य, सही समय पर, सही जगह पर, सही पहुंच का होना। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी समय गेट्स के हाई स्कूल के एक और दोस्त थे, डैन फेल्प्स। डैन भी गेट्स की तरह ही प्रतिभाशाली थे और उन्होंने भी उसी कंप्यूटर पर खूब काम किया। डैन एक बेहतरीन प्रोग्रामर थे, लेकिन डैन फेल्प्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हाई स्कूल खत्म होने से ठीक पहले डैन की स्कीइंग दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। बिल गेट्स की सफलता असाधारण मेहनत, दूरदर्शिता और असाधारण भाग्य का मेल थी। डैन फेल्प्स की कहानी हमें बताती है
कि जोखिम, वह जोखिम जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, कैसे एक प्रतिभाशाली करियर को बीच में ही खत्म कर सकता है। मनोविज्ञान का सबक यहां गहरा है। सफलता के कारकों को पहचानना। जब कोई कहानी सफल होती है तो हम केवल नायक की बुद्धिमत्ता, साहस और कड़ी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनकी राह में कितने सारे खतरे टल गए या उन्हें कितनी अनपेक्षित मदद मिली। आपकी सफलता में कुछ कारक आपकी मेहनत से आते हैं और कुछ कारक ब्रह्मांड के यादृच्छिक खेल से। इसे स्वीकार करना जरूरी है। भाग्य और जोखिम एक ही हैं। गेट्स को जो भाग्य मिला वह डैन फेल्प्स के लिए एक अनियंत्रित जोखिम बन गया। जब आप अत्यधिक जोखिम लेते हैं और सफल हो जाते हैं तो लोग आपको बहादुर कहते हैं। जब आप वही जोखिम लेते हैं और असफल हो जाते हैं तो लोग आपको मूर्ख कहते हैं। अंतर अक्सर सिर्फ परिणाम का होता है, प्रक्रिया का नहीं। असफलता को माफ करना। हमें यह समझना होगा कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहां असामान्य चीजें, टेल इवेंट्स होती रहती हैं। ऐसी घटनाएं जिनकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अगर वे हों तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसे 2008 का संकट या कोविड महामारी। जब आप अपने निवेश में गलतियां करते हैं तो खुद को माफ करना सीखें, खासकर अगर आपने तर्कसंगत रूप से सोचा था, क्योंकि कभी-कभी असफलता आपकी मूर्खता नहीं बल्कि अदृश्य जोखिम का परिणाम होती है। यदि आप अपनी वित्तीय जिंदगी में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको भाग्य के लिए नम्र और जोखिम के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसका मतलब है अपने निवेश को इस तरह से प्रबंधित करना कि आप एक या दो गलतियों या यहां तक कि एक बड़े आर्थिक झटके से भी बच सकें। हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले पल कौन सा अनियंत्रित जोखिम आपकी ओर आ रहा है। हमने देखा कि दौलत का खेल केवल तर्क का नहीं बल्कि अनियंत्रित जोखिम और अप्रत्याशित भाग्य का भी है। अब एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, हम यह सब कर क्यों रहे हैं? यह बचत, यह निवेश, यह बाजार की चिंता, यह भाग दौड़, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह महंगे ब्रांड्स खरीदना है? क्या यह दुनिया को अपनी दौलत का प्रदर्शन करना है? नहीं। पैसे का सबसे बड़ा प्रतिफल वह है जो आप खरीदते नहीं हैं, बल्कि वह है जो आप महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा हर साल $50,000 कमाते हैं। वह एक साधारण जीवन जीते हैं, एक मध्यम आकार के घर में रहते हैं और हर महीने अपनी आय का 20% बचाते हैं। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका निश्चित मासिक वेतन और उनकी बचत है। वह अपनी नौकरी से खुश हैं, लेकिन जानते हैं कि अगर वह नौकरी छोड़ दें तो उन्हें परेशानी हो सकती है। दूसरा व्यक्ति मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह $1,50,000 कमाते हैं, यानी मिस्टर वर्मा से 3 गुना ज्यादा। वह एक भव्य जीवन शैली जीते हैं, एक महंगी गाड़ी चलाते हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन उनकी हर महीने की ईएमआई, उनके बिल और उनका खर्च इतना ज्यादा है कि वह अपनी पूरी आय का सिर्फ 5% ही बचा पाते हैं। एक दिन मिस्टर सिंह के बॉस ने उन्हें देर रात 11 बजे फोन किया और उन्हें एक जरूरी रिपोर्ट तुरंत पूरी करने को कहा। मिस्टर सिंह को गुस्सा आया। वह थक चुके थे, लेकिन वह ना नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर वह उस बॉस को नाराज करते तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। अगर उनकी नौकरी चली जाती तो उनके सारे महंगे बिल, ईएमआई और उनका शानदार जीवन एक पल में ढह सकता था। अब मिस्टर वर्मा को देखिए, उन्हें भी देर रात फोन आया। उनके बॉस ने भी वही रिपोर्ट मांगी। मिस्टर वर्मा ने सोचा, क्या मैं ये रिपोर्ट कल सुबह आराम से नहीं कर सकता? उन्होंने बॉस को मना कर दिया, शालीनता से। वह ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि मिस्टर वर्मा की बचत इतनी ज्यादा थी कि अगर उनकी नौकरी 1 साल के लिए भी चली जाए तो उनका जीवन आराम से चल जाएगा। मिस्टर वर्मा के पास मिस्टर सिंह की तुलना में 3 गुना कम पैसा होने के बावजूद पैसे से खरीदी गई सबसे कीमती चीज थी विकल्प, ऑप्शंस और समय का नियंत्रण, कंट्रोल ओवर टाइम। पैसे का असली मूल्य यह नहीं है कि आप इससे क्या खरीद सकते हैं। पैसे का असली मूल्य यह है
कि आप इससे क्या खरीद सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, उसे करने की जरूरत को खत्म कर सकते हैं। याद रखें, पैसा सिर्फ एक टूल है जो आपको उस क्षण में जीवन जीने की अनुमति देता है जैसा आप चाहते हैं, न कि जैसा दूसरे आपसे चाहते हैं। अगर आपकी दौलत आपको सुबह उठकर वह काम करने की आजादी नहीं देती जो आपको पसंद है, तो आप अमीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक महंगी जेल में बंद हैं। मिस्टर सिंह अपनी बड़ी तनख्वाह के साथ अपने समय के गुलाम थे। मिस्टर वर्मा अपनी साधारण आय और बड़ी बचत के साथ अपने समय के मालिक थे। इसीलिए अगली बार जब आप निवेश या बचत के बारे में सोचें, तो यह मत सोचिए कि मैं कितने प्रतिशत का रिटर्न कमाऊंगा। यह सोचिए कि यह पैसा मुझे कितनी स्वतंत्रता खरीद कर देगा। यह बचत मुझे मेरे बच्चों के साथ एक सप्ताह की छुट्टी का विकल्प देगी, भले ही बॉस ना कहें। यह निवेश मुझे एक ऐसी नौकरी छोड़ने की ताकत देगा जो मेरी मानसिक शांति छीन रही है। यह दौलत मुझे यह तय करने की क्षमता देगी कि मैं सुबह उठकर किसे कब और क्यों अपनी सेवाएं दूंगा। यही पैसे का मनोविज्ञान है। यह आपको आत्मविश्वास देता है, यह आपको लचीलापन देता है, यह आपको अमृता का एक छोटा सा टुकड़ा देता है, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आपके पास वह सब कुछ है जो आप वास्तव में चाहते हैं। हमने देखा कि पैसे का असली मूल्य स्वतंत्रता और समय का नियंत्रण है, न कि प्रदर्शन। लेकिन हम जानते हैं कि मिस्टर वर्मा का रास्ता बेहतर है, फिर भी हम अक्सर मिस्टर सिंह की तरह महंगे जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्यों हम एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, भले ही सारे चार्ट और डेटा हमें कुछ और बता रहे हो? इसका जवाब किसी आर्थिक सिद्धांत में नहीं है, यह आपके अतीत में है। कल्पना कीजिए, दो दोस्त, अमित और राहुल। अमित का जन्म 1990 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिताजी ने 1990 और 2000 के दशक में तेजी से बढ़ते बाजार को देखा। जब अमित बड़े हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके पिता ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया और बहुत अच्छा पैसा कमाया। अमित के घर में हमेशा यह बात होती थी कि शेयर बाजार ही अमीर बनने का रास्ता है और निवेश करना हमेशा सही होता है। अब राहुल की कल्पना कीजिए। राहुल भी उसी समय पैदा हुए, लेकिन उनके पिताजी ने 1990 के शुरुआती हर्षद मेहता घोटाले के बाद या 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान शेयर बाजार में बड़ी हानि उठाई थी। राहुल के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। उनके पिता हमेशा कहते थे, स्टॉक बाजार एक जुआ है, पैसा हमेशा बैंक में या जमीन में सुरक्षित रहता है। दोनों दोस्त आज 35 साल के हैं, दोनों की आय समान है। जब अमित निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से आशावाद महसूस होता है। उनके लिए निवेश एक सुरक्षित, आजमाया हुआ रास्ता है। उन्हें बाजार के गिरने पर भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि बाजार हमेशा वापस आता है। वहीं जब राहुल निवेश के बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर डर और अविश्वास पैदा होता है। वह हमेशा सोचते हैं कि कहीं पैसा डूब न जाए। वह छोटे, सुरक्षित, कम रिटर्न वाले विकल्पों से चिपके रहते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि लंबी अवधि में यह उन्हें अमीर नहीं बनाएगा। दोनों दोस्त तार्किक हैं, दोनों शिक्षित हैं, लेकिन उनके वित्तीय निर्णय ज्ञान पर नहीं, बल्कि अलग अलग अनुभवों पर आधारित हैं। अमित के लिए बाजार एक खेल का मैदान है, राहुल के लिए यह एक जलता हुआ घर है। यही है पैसे के मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली सत्य। आपका व्यक्तिगत वित्तीय इतिहास आपकी शिक्षा या तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चालक है। हमारे वित्तीय निर्णय केवल यह देखकर नहीं लिए जाते कि बाजार में क्या हो रहा है, वे इस बात से तय होते हैं कि जब हम बड़े हो रहे थे तब बाजार में क्या हुआ था और हमारे माता पिता ने पैसे के बारे में क्या महसूस किया था। अगर आप गरीबी में पले बढ़े हैं तो आपके पास एक बड़ी बचत करने की ललक हो सकती है, ताकि आप कभी उस असुरक्षा को महसूस न करें। वहीं अगर आपके माता पिता ने बहुत पैसा कमाया और उसे लापरवाही से उड़ा दिया, तो आप शायद इसके विपरीत बहुत कंजूस बन सकते हैं। आपका अनुभव आपके लिए सत्य बन जाता है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा खर्च करते हुए देखते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं कि वह मूर्ख है, लेकिन शायद उनके लिए खर्च करना स्वतंत्रता का प्रतीक है।
क्योंकि उनके माता पिता ने हमेशा पैसे बचाने की चिंता की और कभी जीवन का आनंद नहीं लिया। जब हम किसी को बाजार में बड़ा जोखिम लेते हुए देखते हैं तो हम उन्हें लापरवाह कहते हैं, लेकिन शायद उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि बड़े जोखिम के बिना आप कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक सबक: सफल होने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा। यह जानना होगा कि आपके कौन से डर और कौन सा लालच आपके अतीत से पैदा हुआ है। एक बार जब आप अपने वित्तीय इतिहास के उन अनदेखे ड्राइवरों को पहचान लेते हैं तो आप उन पर काबू पा सकते हैं और बाजार की सच्चाई के आधार पर निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं, न कि अपनी पुरानी यादों के आधार पर। तो दोस्तों, अब तक हमने पैसे के मनोविज्ञान की कई परतों को खोला है। हमने धैर्य की शक्ति, लालच की सीमा, भाग्य और जोखिम का खेल और समय पर नियंत्रण के असली मूल्य को समझा है। लेकिन इन सब का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या पैसा वास्तव में खुशी खरीद सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब हां या ना में देना बहुत मुश्किल है। लेकिन पैसे का मनोविज्ञान हमें एक बहुत ही व्यावहारिक और आशावादी जवाब देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा खुशी खरीदता है क्योंकि वे पैसे को भौतिक चीजें खरीदने के साधन के रूप में देखते हैं। एक महंगी घड़ी, एक तेज कार, एक बड़ा घर। लेकिन यहां पैसे के मनोविज्ञान का एक दुखद विरोधाभास काम करता है। सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन। आप एक नई शानदार कार खरीदते हैं, आपको बहुत खुशी होती है। आप सड़क पर निकलते हैं और महसूस करते हैं कि दुनिया आपको देख रही है। लेकिन यह खुशी कितने दिन चलती है? कुछ ही हफ्तों में वह नई कार आपकी सामान्य कार बन जाती है और फिर आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी ने आपसे भी बेहतर कार खरीद ली है। अचानक आपकी खुशी वाष्पित हो जाती है। आपकी दौलत का प्रदर्शन करने की कोशिश आपको एक अंतहीन चूहे दौड़ में फंसा देती है, जहां आप लगातार किसी और को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जब आप पैसे से कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि लोग आपको देखेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपको नहीं बल्कि आपकी चीजों को देखते हैं और वे सोचते हैं कि काश यह मेरे पास होती। यह दौलत का दिखावा आपको खुशी नहीं बल्कि मानसिक तनाव और असुरक्षा देता है। तो पैसा खुशी कैसे खरीदता है? एक, तनाव की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस। पैसा खुशी तब खरीदता है जब वह आपके जीवन से तनाव और असुरक्षा को हटा देता है। अचानक आई कोई बड़ी बीमारी, नौकरी छूटना या बच्चों की शिक्षा का खर्च। जब आपकी बचत आपको इन बड़े झटकों से बचा लेती है तो वह आपको असीम शांति देती है। यह शांति ही सच्ची खुशी है। यह वह खुशी है जो बाजार के गिरने या किसी पड़ोसी की नई कार से प्रभावित नहीं होती। यह वह आत्मविश्वास है कि मैं ठीक हूं और मैं संभाल लूंगा। 2, समय और अनुभव खरीदना, बाइंग टाइम एंड एक्सपीरियंसेस। जैसा कि हमने पिछले भाग में चर्चा की, पैसा आपको समय पर नियंत्रण देता है और समय की स्वतंत्रता आपको यादें बनाने की अनुमति देती है। एक लग्जरी कार कुछ महीनों की खुशी दे सकती है, लेकिन एक महीने की छुट्टी जिस पर आप अपने परिवार के साथ बिना किसी चिंता के समय बिताते हैं, वह जीवन भर की याद बन जाती है। पैसे को उन अनुभवों पर खर्च करें जो आपको उस समय को समर्पित करने की अनुमति देते हैं जो आपको सबसे अधिक पसंद है, उन लोगों के साथ जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। अपने घर के काम के लिए किसी को भुगतान करना, क्लिनिक सर्विस, आपको 1 घंटा अपने शौक के लिए देता है। समय पर छुट्टी लेना आपको मानसिक स्वास्थ्य देता है। बच्चों की उच्च शिक्षा का बीमा करवाना आपको रातों की शांति देता है। यह है पैसे का मनोवैज्ञानिक रूप से समझदार उपयोग। सबसे सफल और संतुष्ट लोग वे नहीं हैं जिनके पास सबसे अधिक पैसा है, बल्कि वे हैं जिन्होंने यह परिभाषित कर लिया है कि उनके लिए खुशी क्या है और फिर अपने पैसे को उस परिभाषा के अनुरूप इस्तेमाल किया है। दिखावे की दौड़ से बाहर निकल जाइए, अपनी जरूरतों को पहचानिए और पैसा खर्च करते समय हमेशा यह पूछिए, क्या यह चीज मेरे जीवन में तनाव बढ़ाएगी या कम करेगी? अब जब हमें पता चल गया है कि खुशी कहां से आती है, तो हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, जीवन अनिश्चित रहेगा।
इस अनिश्चितता के बीच हमें किस मानसिकता को अपनाना चाहिए? आइए बात करते हैं दीर्घकालिक आशावाद और यथार्थवाद की। इतिहास गवाह है, बाजार में हमेशा बड़ी गिरावट आई है। 1929 का महामंदी हो, 2000 का .com क्रैश हो, 2008 का वित्तीय संकट हो या फिर 2020 की महामारी, हर बार ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर बार मीडिया में डर और निराशा की लहर दौड़ गई। अब जरा सोचिए, अगर आप 1950 में पैदा हुए होते और आपने अपनी पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट में निवेश किया होता, तो आप बाजार की कम से कम 10 बड़ी गिरावटें, कई युद्ध, तेल संकट और राजनीतिक उथल-पुथल देखते। लेकिन आज अगर आपने उन सभी तूफानों में निवेश करना जारी रखा होता और धैर्य बनाए रखा होता, तो आप शायद बहुत अमीर होते। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह दीर्घकालिक आशावाद की शक्ति है। आशावाद, ऑप्टिमिज्म का मतलब यह नहीं है कि आप यह मानते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा होगा। इसका मतलब यह है, लंबी अवधि में आप विश्वास करते हैं कि मानवता की समस्याएं सुलझाने की क्षमता, रचनात्मकता और विकास की भूख थोड़े समय की आपदाओं और घोटालों से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होगी। यह वह विश्वास है जो आपको यह जानने के बावजूद निवेश करने के लिए प्रेरित करता है कि अगले महीने या अगले साल बाजार गिर सकता है। आप स्वीकार करते हैं कि अल्पकालिक में अराजकता, chaos इन शॉर्ट टर्म, हावी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक में प्रगति, प्रोग्रेस इन लॉन्ग टर्म, हमेशा जीतती है। लेकिन सिर्फ आशावादी होना काफी नहीं है, आपको यथार्थवादी, रियलिस्टिक भी होना होगा। यथार्थवाद का मतलब है यह समझना कि अगला संकट आएगा ही। यह कोई अगर नहीं है, बल्कि कब है। अगर आप यथार्थवादी नहीं हैं, तो आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देंगे और जब बाजार गिरेगा तो आप भावनात्मक रूप से इतने टूट जाएंगे कि घाटे में ही सब बेच कर निकल जाएंगे, जिसे सबसे बड़ी वित्तीय गलती माना जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से सफल निवेशक का सूत्र, आशावादी बने रहें। यह मानकर चलें कि दुनिया बेहतर हो रही है, इनोवेशन जारी रहेगा और आपकी निवेशित पूंजी लंबी अवधि में बढ़ेगी। यथार्थवादी बने रहें। हमेशा अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। इसका मतलब है पर्याप्त नकद राशि, कैश हमेशा रखें, ताकि जब बाजार गिरे तो आपको बुरे दाम पर शेयर न बेचने पड़े या आप उस नकद से खरीदारी कर सकें। अपने निवेश को विविध, डाइवर्सिफाई रखें, ताकि अगर एक क्षेत्र ध्वस्त हो जाए तो बाकी आपको बचा लें। इतना ज्यादा कर्ज, डेट कभी न लें जो आपको रात में सोने न दे। याद रखें, वित्तीय सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप 15% का रिटर्न कमाते हैं या 10% का। रहस्य यह है कि आप अपने निवेश को उस भयानक दिन पर भी जारी रखते हैं जब बाजार 30% नीचे चला जाता है। और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त बचत हो और आप मानसिक रूप से तैयार हों कि यह होगा ही। यही वह अंतिम मानसिक संतुलन है जो आपको वित्तीय जीवन में अजेय बनाता है। तो दोस्तों, रोनाल्ड रीड की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह नहीं कि आपको पेट्रोल पंप अटेंडेंट बनना है। यह सिखाती है कि वित्त, फिनेंस, गणित कम है और मनोविज्ञान ज्यादा। पैसे का खेल मैदान पर नहीं, आपके दिमाग में खेला जाता है। महान निवेशक वह नहीं होता जो सबसे स्मार्ट होता है, बल्कि वह होता है जो अपने डर और लालच को सबसे अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। याद रखें, अमीर बनना कोई इवेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस है, धीमा, धैर्यवान और अक्सर बोरिंग। अपना गेम प्लान बनाएं, लालच की सीमा तय करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने समय की स्वतंत्रता को अपनी अंतिम दौलत मानें। अगर आपको यह कहानी, यह विचार और पैसे के साथ आपका रिश्ता बदलने का यह सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप आर्थिक रूप से सफल होते देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान जंक्शन पर। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।